गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तैयब और मैं शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना में पोस्ट डॉक कर रहा हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से रिसर्च ग्रुप में जाना चाहिए। एक रिसर्च ग्रुप जिसमें 4, 5, 6 आपको कोलीग मिलें, एक जिसमें आपको 50-60 रिसर्च ग्रुप या मेंबर मिलें। तो उसमें से आप में को कौन से में जाना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपने वीडियो पूरी देखनी है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने सेलेक्ट किस बेस पे करना है रिसर्च, और मिनिमम आपके रिसर्च ग्रुप में कितने मेंबर्स या लोग होने चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ में मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रिसर्च से मुतालिक, कैरियर गाइडलाइन, बिजनेस आइडियाज़ और लाइफ स्टाइल के। सो चलें वीडियो शुरू करें। सो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जब मैंने PhD शुरू की थी तो मेरे रिसर्च ग्रुप जो था उसमें 7 और 8 हम थे टोटल स्टूडेंट्स। 2 हम PhD के थे, मैं और मेरा दोस्त यासिर, और बाकी जो थे वो मास्टर के स्टूडेंट और पोस्ट डॉक वगैरह वहाँ पर। अब होता यह है कि छोटे रिसर्च ग्रुप से फिर वहाँ पे प्रोफेसर का बिहेवियर कैसा चल रहा है वो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर, जबकि आपके पास दरमियाने साइज का ग्रुप होना चाहिए। जैसे हमारा था 8-10 के, वो उसमें इतनी सख्ती नहीं होती। मैं पैरेलल में कंपेयर करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा 50-60 वहीं पे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहाँ पे 50-60 का ग्रुप था वो भी थे। अब वहाँ पे मसला ये होता था कि वहाँ पे सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम अंगूठा लगाना, कहीं 10 बजे सख्ती होती थी। हम उसके तनाजर में यहाँ पे क्या था कि मेरे प्रोफेसर ने कहा हुआ था कि मैं कोई सख्ती नहीं करूँगा, मुझे काम चाहिए। तो मीटिंग भी, इवन ग्रुप मीटिंग जो होती थी 2-2, 3-3 माह हुई। ड्यूरिंग PhD में कह लो कि प्रोफेसर के साथ ज़्यादा कोई 15 मीटिंग या 20 मीटिंग की होंगी उसने, जो रिसर्च मीटिंग। सो उससे कम से कम इससे ये होता है कि प्रोफेसर आपको मिल जाता है, उससे डिस्कशन के लिए मिल जाता है, उसके पास टाइम होता है। ये जो बड़ा ग्रुप होता है ये इसी की जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। उसमें फिर ये होता है कि ये वक्त के साथ प्रोफेसर एक पेपरों के पीछे लगा रहता है तो वो आगे बढ़ जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाता है, टीचर बढ़ाता है, पोस्ट डॉक बढ़ा लेता है ताकि ज़्यादा पब्लिकेशन, फंडिंग या वो विन करता रहता है। तो वो एक्सपेंड, हर प्रोफेसर का अपना माइंड सेट, कुछ इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नहीं। सो हमारे केस में या मेरे केस में ये हुआ कि उस वक्त 10 ही थे स्टूडेंट। सो जिससे मुझे जब प्रोफेसर से चैट करो, आप मैसेज करो, वो एवरी टाइम रिप्लाई करने के लिए तैयार होता था। इवन रात के 3 बजे करो, कभी उसने नहीं कहा कि लेट मुझे मैसेज नहीं करना, क्योंकि वो तरक्किस्ट है प्रोफेसर मेरा और उसने अमेरिका से PhD की थी। जैसा आदमी का बिहेवियर होता है वो ये शो करता है कि उसने कैसे इन्वायरमेंट में PhD की। अगर वो सख्त है तो उसने सख्त में की होती, वो बड़ी फ्रीडम देता था मैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। पहले साल ही मेरा नैनो एनर्जी का पेपर निकला था, जिससे मुझे पता चल गया कि डिग्री हो जाएगी। सो उसी के, क्योंकि मैंने उससे PhD की, तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि कल मेरे अगर स्टूडेंट होंगे तो उनको फ्रीडम बेस दिया जाएगा कि आप फ्री रहें, कम ही हो, आप मुझे PPT भेज दिया करें, मैं देख लूँ क्या प्रोग्रेस कर। सो बड़े ग्रुप में सख्ती ज़्यादा होती है, आपको प्रोफेसर कम मिलता है, आपको डिस्कशन का टाइम कम मिलता है। वो आपके, जब मसला यहाँ पे नहीं आता, मसला आता है जब आपका थीसिस होता है, उस वक्त वो आपको टाइम नहीं दे पाता। और बड़े ग्रुप्स में थीसिस डिले हो जाते हैं, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं आता या वो इतनी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं थीसिस। यहाँ पे क्या होता है, जब मैं था तो सिर्फ मैं एक PhD का और उस साल एक मास्टर का स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा था, जिसकी वजह से उसके पास वर्कलोड बहुत कम था। वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर सीखते हैं। थीसिस जो है मुकम्मल कराना, ये प्रोफेसर की स्किल होती है। इवन 70% आपकी होती है, लेकिन ज़्यादा 30% जो क्या ना प्रोफेसर की तरफ से काम करना पड़ता है, 30% उसका। जबकि जो आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं उसमें समझो आप, दूसरे लफ्जों में, वो 90% आपकी होती है। आपको नहीं कोई डिस्कवरी करनी होती है, नोवेल्टी लानी होती है, तो वो आपकी स्किल होती है। तो बात हो रही थी कि रिसर्च ग्रुप, छोटे ग्रुप में आपको सीखने के लिए ज़्यादा मिलता है, आपका थीसिस इन टाइम हो जाता, आपकी डिग्री इन टाइम होगी। बड़े रिसर्च ग्रुप में मैं यहाँ पे आया इस मद में कि मैं यहाँ पे ज़्यादा सीखूंगा, आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। वो वैसे भी आप दूसरे ग्रुप के जो दोस्त हैं बना के कर सकते। इवन अगर मैं चाहता तो वहाँ पे, यानी नानजिंग में ही अपने इंस्टीट्यूट में बहुत ग्रुप काम कर रहे थे, उनमें भी टांगे अड़ा के उनसे सलाम दुआ करके मैं बना जनरल नॉलेज इकट्ठा कर सकता। वो ऐसा इशू नहीं है सो फार जो मैंने अंडरस्टैंड किया। रिसर्च ग्रुप बड़ा हो, प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होगा, आपकी डिग्री एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको गाइड करूँ, आपकी डिग्री डिले हो। मैंने यहाँ पे प्रोफेसर को लेट्स सपोज आर्टिकल दिया, अब 1 वीक हो गया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हालांकि रिव्यू आर्टिकल पे इतना कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इसी तरह यह किसी का लिखा लिखाया आपने आगे उसको पैराफ्रेज करके ही देना होता है, समराइज करना होता है। तो उसमें
में सिवाय जब मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, उसमें सिर्फ आउटलाइन प्रोफेसर देता। जब आउटलाइन होगी तो डाटा इंटर आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो पैराफ्रेज करना होता है, तो ग्रामर की गलतियां आप ना करें तो बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरा प्रोफेसर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इस वजह से ये मसाइल होते हैं कि आपको सीखने गाइडलाइन नहीं मिलती आपको। तो सीखना तो इंसान ने पेपर से ही होता है, इन मामलात में डिले होता है, ठीक है, पेपर पब्लिशिंग में, थीसिस करवाने में ये। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आगे मुझे उससे मैंने जैसे पिछली वीडियो बनाई थी कि मैं 9 to 5 जॉब करनी चाहिए, कुछ और लिहाज से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है उससे। और हाँ, पोस्ट डॉक में आदमी को इतनी गाइडलाइन कोई खास ज़रूरत नहीं होती, वो जितनी चाहिए होती है वो आदमी वही चैट से भी पूछ के ले लेता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको गाइड करूँ तो आपको दरमियाने साइज का एक ग्रुप होना चाहिए। अब मैं लास्टली बताऊँ, मेरा एक दोस्त जो मलेशिया में PhD कर रहा है, वो उस ग्रुप में पहला एक ही स्टूडेंट है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। क्यों? सीखने में, क्योंकि उसका कोई जो हमारे जब आप PhD करने या मास्टर आते हैं तो आपके पास बहुत सारे सीनियर होते हैं, यानी 4 5 6 7 8 का ग्रुप हो, तो आपको गाइडलाइन मिल जाती है ये मशीन कैसे यूज़ करनी है। जब खुद ही सारा सीखना पड़ जाए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मसाइल होते हैं। तो लेकिन पोस्ट डॉक में जब आप PhD कर लेते हैं तो आप सारा मैकेनिज्म सीख चुके होते हैं। अब तो आदमी को अकेली पूरी लैब में छोड़ दे तो तब भी हम काम कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी जो है ये मसाइल होते हैं। सो एज अ स्टूडेंट आप हमेशा ये चीज़ भी जहन में रखें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए प्रोफेसर से। सो आप ये कहें, पूछ लें कि प्रोफेसर, फिर ये यानी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सेलेक्ट, यानी आपको 2-3 यूनिवर्सिटी से मिला एक्सेप्टेंस लेटर, तो फिर ये पूछ लें कि प्रोफेसर आपके पास रिसर्च ग्रुप में रिसर्च यानी मेंबर्स कितने स्टूडेंट हैं, तो उससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। आपके ग्रुप में 60 लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि मैं बाकी 59 किस एरिया में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा पता है कि वो एनर्जी स्टोरेज मटेरियल पे कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं मैं कुछ इतना टाइम नहीं होता सीखने के लिए कि मैं कहूँ कि मैं सारी रिसर्च सीखूंगा, ये ऐसी बात नहीं होती। सो आपको सिर्फ अपनी फील्ड ही होती है। तो इतने बड़े रिसर्च ग्रुप में अपने लिए तंगी पैदा करने वाली बात ही है, सीखने वाला इतना कोई मैटर नहीं होता। तो हेलो हाई हो जाती है, हेलो हाई से आपका काम नहीं चलता, क्योंकि आपने अपनी उस फील्ड में पेपर बड़ा निकालना होता है, देखना होता है। तो आपको हमें इधर उधर की थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज सब बातें पता हूँ तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप अच्छा पेपर नहीं निकाल सकते। उसकी मिसाल मैं यूं ही दूंगी, आप यूं कह लेंगे पाकिस्तानी लोगों को पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के नाम, वज़ीर आज़म के नाम, इकॉनमी कैसी है, ये वो सारी इंफॉर्मेशन पता होती है ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी, लेकिन हमारा अपना मुल्क गैर तरक्की याफ्ता है। तो कंपेयर टू अगर चाइना का हिसाब लगाएं, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान किस जगह है, अक्सरियत को काफ़ी सारे को नहीं पता होता, या किस मुल्क कौन सा मुल्क किधर है। लेकिन ये फोकस है आपने, तो सही यही मैं कहता हूँ, आपको 60 का ग्रुप है, आपको सारों के काम का थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन आपको अपने काम में महारत नहीं है। सो छोटा ग्रुप चूज करें। कंक्लूजन समरी में आपको आप बहुत कुछ सीखेंगे प्रोफेसर से। प्रोफेसर आपको इवन ये भी बताएगा PPT कैसे बनाते हैं, थीसिस में भी आपको हेल्प करेगा, पेपर में भी आप प्रॉपर गाइड करेगा। नहीं तो जिनके पास ज़्यादा होता है तो वो कहते हैं नहीं दोबारा खुद करके लाओ, तो वो आदमी फिर रिसाइकलिंग में लगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का शिकार हो जाता है प्रोफेसर के खिलाफ। सो मैं अब सारी सूरत हाल बता के एंड पे कंक्लूजन ये करूंगा कि छोटे रिसर्च ग्रुप में जाएं तो ये बेहतर है, वहाँ पे आप ज़्यादा सीखेंगे, साइंस भी, बिहेवियर भी सीखेंगे। बड़े रिसर्च ग्रुप में फैक्ट्री की तरह आदमी रेस में काम लगा होता है, कोई साइंस कम ही सीख, फ्रस्ट्रेशन ही होती है, डिग्री लेंथी हो जाएगी। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स में लड़के काम करते रहे उनकी डिग्री 5-5 साल पे चली जाती है, 4.5 सालों पे चली जाती है, क्योंकि प्रोफेसर इतना टाइम नहीं दे पाता। साल थीसिस को लगा देते हैं, इवन थीसिस 2 से 3 माह की ही मार होती है अगर आपकी कंडीशन पूरी है। सो अगर आप PhD या मास्टर करने जाना चाह रहे हैं तो छोटा ग्रुप हमेशा सेलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। कोई और बात, कमेंट या और कंफ्यूजन है रिसर्च से मुतालिक, चाइना से मुतालिक, PhD से मुतालिक, मास्टर्स से मुतालिक, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं आपका भाई आप लोगों को सही गाइड। टेक केयर, बाय बाय।